आज कहानी उस नेता की जो 2 बार प्रधानमंत्री पद की कुर्सी के सबसे करीब पहुंचने के बाद भी उस कुर्सी पर नहीं बैठ पाया, जिसे इंदिरा ने सदन में आपातकाल के प्रस्ताव के लिए चुना था। वो नेता जिसके नाम भारत की संसद में लगातार 50 वर्षों तक बैठने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसे नेहरू ने अंबेडकर के समक्ष एक मजबूत विकल्प के रूप में चुना था, जिसने कांग्रेस को दलित प्रतिनिधित्व का सबसे ताकतवर माध्यम दिया था, जिसके रक्षा मंत्री रहते बांग्लादेश का जन्म हुआ था, जिसके बारे में ईस्टर्न कमांड के लेफ्टिनेंट जैकब ने अपने मेमोराइट्स में लिखा था, भारत को इनसे अच्छा रक्षा मंत्री कभी नहीं मिल सकता। नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है। यह सियासतनामा है। सियासतनामा में आज बाबू जगजीवन राम की बात हो रही है। जब जब भारत की आजादी की लड़ाई का जिक्र होता है, देश के दबे कुचले समाज के उत्थान की चर्चा होती है, दलितों के हक हुकूक की लड़ाई की बात निकलती है, एक नाम जिसे सुनहरे शब्दों में याद किया जाएगा, वो नाम जिसे गांधी, नेहरू, शास्त्री और इंदिरा ने आंख मूंदकर पुकारा, जिसे पूरे हिंदुस्तान ने बाबूजी कहकर पुकारा, नाम बाबू जगजीवन राम। 2 सितंबर सन 1946 देश आजादी के करीब पहुंच चुका था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतिम सरकार का गठन हो रहा था और कैबिनेट में सबसे युवा मंत्री के रूप में बाबू जगजीवन राम को शामिल किया गया। लेकिन संघर्ष उससे बहुत पहले शुरू हो चुका था। बाबू जगजीवन राम भारत के दलित शोषित समाज के सबसे बड़े चेहरों में से एक थे, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आजादी के बाद की सरकारों में बड़ी भूमिका निभाई थी। साल 1934 देश में दलितों के अधिकारों के लिए बनाए गए संगठन ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग में उन्होंने खास योगदान दिया था। उन्होंने दलितों के लिए सामाजिक समानता के साथ ही समान अधिकारों के लिए आवाज उठाई थी। साल 1935 में हिंदू महासभा के एक सत्र में उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें दलितों को कुएं का पानी पीने की इजाजत के साथ ही मंदिरों में प्रवेश का हक मांगा गया था। साल 1935 हेमंत कमीशन के आगे दलितों के वोट करने के राइट की मांग पहली बार बाबू जगजीवन राम ने ही की थी। साल 1940 के दौर में बाबू जगजीवन राम ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उन्होंने आजादी के आंदोलन में अपनी राजनीतिक कौशल और दूरदर्शिता का परचम लहराया था। यही वजह रही कि वह बापू के विश्वसनीय और प्रिय पात्र बने और राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गए। उन्होंने सत्याग्रह और सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। जगजीवन राम ने सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण, भूमिहीन किसानों को हक, दलितों को शिक्षा का हक और जातिवादी मानसिकता बदलने के लिए भी लंबी लड़ाई लड़ी। उनका मानना था कि जाति प्रथा और लोकतंत्र एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं। एक ऐसा दौर चला जब कोई आजादी के लिए तो कोई दलितों के हक के लिए लड़ रहा था। उस वक्त बाबू जगजीवन राम उन गिने चुने नेताओं में से थे जो दोनों के लिए एक साथ लड़ाई लड़ रहे थे। बाबू जगजीवन राम खुद जाति प्रथा का दंश झेल कर आए थे। वो जब आरा में हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे, तब उन्होंने एक दिन स्कूल के घड़े से पानी पी लिया। ये वो दौर था जब सार्वजनिक जगहों पर पानी के 2 घड़े रखे जाते थे, एक हिंदुओं के लिए और दूसरा मुस्लिमों के लिए। दलितों को हिंदुओं के घड़े से पानी पीने की इजाजत नहीं थी। जगजीवन बाबू ने इस प्रथा को तोड़ने के लिए हिंदुओं के घड़े से पानी पी लिया। प्रिंसिपल के पास शिकायत पहुंची कि एक अछूत लड़के ने हिंदू घड़े से पानी पी लिया है। प्रिंसिपल साहब ने स्कूल में तीसरा घड़ा रखवा दिया। ये तीसरा घड़ा दलितों के लिए था। जगजीवन राम ने तीसरा घड़ा तोड़ दिया। नया घड़ा रखवाया गया तो उसे भी तोड़ दिया। फिर प्रिंसिपल ने तीसरा घड़ा रखवाना बंद कर दिया। मदन मोहन मालवीय बाबू जगजीवन राम से बहुत प्रभावित हुए थे और उन्हें बीएचयू पढ़ने के लिए बुलाया था। वहां 2 चीजों ने उनका स्वागत किया, पहली बिरला स्कॉलरशिप और दूसरा वहां की भारी भेदभाव। उन्हें कक्षा में दाखिला मिल गया था, लेकिन बराबरी नहीं मिल रही थी। मेस में बैठने की इजाजत तो मिल गई थी, लेकिन उन्हें कोई खाना परोसने को राजी नहीं था। पूरे बनारस में कोई नाई उनके बाल काटने को राजी न था। ऐसे में गाजीपुर से एक नाई उनके बाल काटने बनारस आता था। यही कारण हुआ कि उन्हें बनारस छोड़कर कोलकाता जाना पड़ा। वहां कलकत्ता यूनिवर्सिटी से उन्होंने आगे की पढ़ाई की। जब वो अपने परिवार के
साथ पुरी के जगन्नाथ मंदिर गए तो कहा गया है कि आप मंदिर के अंदर जा सकते हैं क्योंकि बड़े नेता हैं, पर आपकी पत्नी और बाकी लोग नहीं जा सकते। दलितों का मंदिर में जाना मना है, तो इन्होंने भी अंदर जाने से मना कर दिया। जब उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री रहे संपूर्णानंद की प्रतिमा का अनावरण किया तो लोगों ने बाद में उसे गंगा जल से धो दिया। जम्मू में भाषण देते हुए जगजीवन राम ने कहा था, रोटी और बेटी बराबरी से मिलती है, बिरादरी में नहीं। भारत ने 1971 में जब पाकिस्तान पर जीत हासिल की, उस समय जगजीवन राम देश के रक्षा मंत्री थे। इतना ही नहीं, देश में जब हरित क्रांति आई उस समय वह देश के कृषि मंत्री थे। सन 1937 से लेकर 1975 तक बाबू जगजीवन राम कांग्रेस में कई पदों पर रहे। सन 1940 से 1977 तक वह ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे। वह जवाहरलाल नेहरू से लेकर मोरारजी देसाई वाली गठबंधन सरकार में मंत्री रहे। इस दौरान वह उप प्रधानमंत्री से लेकर सूचना प्रसारण मंत्री, कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री समेत अन्य दायित्वों का निर्वहन करते रहे। उन्होंने श्रम के रूप में मजदूरों की स्थिति में आवश्यक सुधार लाने और उनकी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा के लिए विशिष्ट कानून के प्रावधान किए, जो आज भी हमारे देश की श्रम नीति का मूलाधार है। जब बाबू जगजीवन राम की बात हो रही है तो कुछ हरफे इंदिरा पर भी खर्च हो जाएं तो गुरेज नहीं। इंदिरा ने बाबू जगजीवन राम को पोस्टर बॉय बनाया, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। दोनों के बीच काफी घनिष्ठता थी। कहा जाता था कि इंदिरा की सरकार में उनकी वो हैसियत थी जो आज नरेंद्र मोदी की सरकार में अमित शाह की है। यही कारण था कि साल 1975 को जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रायबरेली से इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अयोग्य करार दिया तो जगजीवन बाबू उनके समर्थन में खड़े दिखे। जानकार बताते हैं कि जगजीवन बाबू अपने मौके की तलाश में थे। उन्हें लगता था कि इंदिरा अब उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंपकर 6 साल इंतजार करेंगी, लेकिन संजय गांधी के सुझाव पर इंदिरा ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को संविधान के एक क्लॉज का हवाला देते हुए इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। जगजीवन के हाथ सत्ता की चाबी तो नहीं लगी, पर वो कैबिनेट में बने रहे। इमरजेंसी खत्म होने के बाद 23 जनवरी सन 1977 को चुनाव का ऐलान हुआ और बाबू जगजीवन राम ने कांग्रेस छोड़ दी। पहले उन्होंने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक पार्टी का गठन किया और जेपी के अनुरोध पर जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। जगजीवन राम के इस फैसले से इंदिरा विरोधी गुट में उत्साह आ गया। उनके आने से दलितों का बहुत बड़ा वोट बैंक जनता पार्टी के साथ जुड़ गया। इमरजेंसी के विरोध लहर में इंदिरा चुनाव हार गईं, जनता पार्टी को बहुमत मिला। सबको लग रहा था कि जब मोहन बाबू प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन जेपी ने दखल देकर मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बना दिया। यह अदावत लंबी चली, उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया गया, फिर चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बना दिए गए और बाबू जगजीवन राम इंदिरा विरोध के कारण पीछे छूट गए। जगजीवन राम को भारतीय समाज और राजनीति में दलित वर्ग के मसीहा के रूप में याद किया जाता है। वह स्वतंत्र भारत के उन गिने चुने नेताओं में से एक थे जिन्होंने राजनीति के साथ ही दलित समाज के लिए नई दिशा प्रदान की। वह 1936 से 1986 तक सासाराम से सांसद रहे। 1986 में जगजीवन राम का देहांत हो गया। हालांकि तब वह सदन में 50 साल तक बैठने का रिकॉर्ड बना चुके थे। बाद में उनकी बेटी मीरा कुमार ने उनकी राजनीतिक विरासत को सासाराम से ही आगे बढ़ाया। सन 2009 में वो भारतीय संसद की पहली महिला स्पीकर बनी। कांग्रेस ने उन्हें राष्ट्रपति उम्मीदवार भी बनाया, लेकिन ताज्जुब की बात है कि इतने बड़े व्यक्तित्व के बावजूद उन्हें भारत रत्न का हकदार नहीं समझा गया। तो फिलहाल आज के सियासतनामा में सिर्फ इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है, आप द पंचायत देख रहे थे। इस वीडियो के लिए रिसर्च प्रियांशु ने की है और वीडियो की एडिटिंग अनिल शारदा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।